नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका अभिनंदन करती है। आज सुबोध अंकल जी आए हैं जो कि संगत शेयर करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं ग्रुप की तरफ से। इसी के साथ मैं गोपाल सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी के चरणों में सबसे पहले तो कोटि कोटि प्रणाम और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमन। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभारी हैं हम, जो नित्य प्रति कुछ ऐसी सेवा में संलग्न है जो हम सबके कल्याण के लिए काम करती है। चाहे वो शब्द गुरबाणी का विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेशन हो या संगत द्वारा लिखी गई जो अन्य उनके भावना की दर्शाने वाली पुस्तकें हैं उनका, या उसके अलावा जो भी गुरबाणी का पाठ है, शब्द हैं, शिव पुराण है, उन सबको संगत तक पहुंचाने का जो उपराला उन्होंने उठाया है, और वो भी भिन्न भिन्न भाषाओं में, ये एक यूनिक सेवा है। तो जब बात होती है सेवा की, तो गुरु जी के जो 3 महामंत्र हमें मिले हैं वो हैं सेवा, सिमरन और दान। गुरु जी ने कहा चंगा बंदा बनो और साथ साथ सेवा करा करो, रब दा नाम सिमरन करया करो, और जब कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करनी हो तो उसको दान पुण्य भी करना चाहिए। उन्होंने किसी भी चीज को सीमित नहीं रखा, चाहे वो गुणगान है तो वो हम जिस भी माध्यम से अपना चाहें ईश्वर का गुणगान करना, गुरबाणी हो, शिव पुराण पाठ हो, गीता पाठ हो, कोई और पाठ, उन्होंने कोई हमारे को सीमाओं में नहीं रखा। ऐसे ही सेवा की बात है तो उन्होंने ये नहीं कहा सिर्फ कि सिर्फ सेवा जो है वो मंदिर, गुरुद्वारे या चर्च में होती है। सेवा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पास धन शक्ति है तो धन से सेवा कर सकते हैं, हमारे पास बल शक्ति है तो बल से सेवा कर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि शक्ति है तो बुद्धि सेवा से कर सकते हैं। हम जिस भी किसी प्रोफेशन में लगे हों, उस प्रोफेशन के माध्यम से हम गुरु की सेवा कर सकते हैं। और इसके अलावा दान, अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो वो हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो आज जो संगत हमारे से जुड़ रही हैं, सुबोध अंकल जो अपना सत्संग शेयर करेंगे। अब वो सुबोध अंकल मेरे मतलब अब वो संगत के हैं तो वो निकल जाता है, लेकिन वो मेरे छोटे भाई बच्चे के समान है, तो मैं उनको सुबोध ही कह करके अक्सर संबोधित किया करता हूँ। उन्होंने जो सेवा का एक, जो उनके अंदर गुरुजी ने जो सेवा का भाव दिया है, समर्पण का भाव दिया है, वो हम सब के लिए अनुसरणीय है। वो जहां भी रहते हैं वहां सुबह सुबह उठ करके गुरु की वाणी का गुणगान करना, शिव पुराण का पाठ कराना, इसके अलावा और भी जो सेवा उनको सौंपी जाती है वो उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और गुरु की संगत तक पहुंचाते हैं। तो वो गुरु जी के साथ, गुरु जी के महासमाधि के बाद जुड़े हैं, लेकिन उनके जो अनुभव एहसास हैं वो यूनिक हैं, और उन्हीं यूनिक अनुभव एहसासों को सुनने के लिए आज मल्टीलिंगुअल पेज ने उनको आमंत्रित किया है कि वो हमारे साथ अपने गुरु की जर्नी को, अपने उनके साथ जो जो भी वो समय जिस भी रूप में वो बिताते हैं उनको, और जो भी उनकी भावनाएं हैं उनको हमारे साथ बांटें। तो सुबोध, मैं आपका स्वागत करता हूँ शिव पुराण ये मल्टीलिंगुअल पेज की तरफ से आपका स्वागत है। और अब आप यू टेक ओवर द माइक एंड जो भी आपका सत्संग है, जो भी आपकी भावनाएं हैं वो हमारे साथ बांटें, कि संगत का भी लाभ हो, आप उनका भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू अंकल। वर्ड्स कम है मेरे पास कि किस तरह से आज गुरु महाराज जी
इतनी सारी ब्लेसिंग्स न्योछावर कर रहे हैं हम पर, एक के बाद एक सरप्राइजेस। एंड सुबह भी उम्मीद नहीं थी कि मैंने सबको मना किया हुआ था कि आप में से कोई भी इस चीज को डिस्कस मत करना है। पता नहीं क्यों, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि सामने आकर, फिर भी गुरु महाराज जी की कृपा हुई। एंड आपने जितने प्यार से हमारे इस बर्थडे को बहुत ही स्पेशल बनाया, बहुत अच्छा लगा। एंड सुरेश वासन अंकल जी, थैंक यू सो मच कि करीब एक महीने पहले ही आपने इन सब चीजों का प्लान कर लिया था, जो कि अगेन इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी। आई डोंट हैव वर्ड्स टू रियली एक्सप्रेस माई सेल्फ। बात आती है संगत की, तो जो भी मालिक का हुक्म होगा, डेफिनेटली उनकी कृपा से ही हम जो कुछ भी कहते हैं वो कह पाते हैं। सो गुरु जी महाराज से अरदास करता हूँ मैं कि गुरु जी महाराज, जो भी सत्संग आपने शेयर करवाने हैं, वो कृपाएं जो आपने बसाई बरसाई है हम पर, आप अपने आप ही उसे संगत तक पहुंचाएं। क्या मैसेज मिलना है, क्या आप देना चाहते हैं, सब आपकी कृपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक कि आज के दिन आपने हमें ये सौभाग्य प्राप्त करवाया कि आपकी संगत के सामने इस तरह से रूबरू होकर आपके जो भी कृपाएं हैं वो उन तक पहुंचाई जाए। 2018 में डेट्स मुझे बहुत सारे याद हैं, एंड ये एक महीने के अंदर अंदर की सारी वो कृपाएं हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको शेयर करूं। मुझे अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है उस सत्संग से, इसलिए मैं कभी उस चीज को भूल नहीं पाता। आई नो कि मैं इतना काबिल नहीं हूं कि उसको उस भाव से संगत के पास तक पहुंचा सकूं जो वो सुनना चाहते हैं, जो मैसेज मिलना चाहता हो। बट अगेन गुरु जी महाराज, प्लीज टेक केयर। 30 दिसंबर 2018 की बात है संगत जी, जब मैं अपने जीवन के, अब उस टाइम ऐसा लगता था, अभी नहीं, उस टाइम ऐसा लगता था कि शायद वो मेरे सबसे मुश्किल पल थे। मैं उस समय से गुजर रहा था। मेरे बच्चों ने बोला कि डैडी हमें मूवी देखनी है। तो हमने कहा चलो बेटा, कहाँ देखने हैं? तो उसने बोला कि गुड़गांव में लगी हुई है, सो हम वहां पे चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो वहां पे चलते हैं। मेरी आंटी जी वहां पे रहती हैं, तो मैंने उनको कॉल कर लिया था। हमने कहा आंटी जी, आज बच्चे मूवी देखने के लिए वहां पे आ रहे हैं, तो इसी बहाने हम आपसे मिलने आएंगे। एंड तो उन्होंने भी बोला कि हाँ सुबह आप आ जाओ, रात को डिनर यहीं बनाएंगे, फिर आराम से खा के जाना। मैंने कहा जी ठीक है। मूवी के बाद हम आंटी जी के पास गए। एंड जिस स्थिति से गुजर रहे थे हमारे परिवार के अलावा उस टाइम और बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, भाटी मांस के बहुत सारे लोग, सब लोग जानते थे कि क्या है क्या नहीं। बट चूंकि गुरु महाराज जी से उतना कनेक्शन था नहीं, संगत के टच में मैं था नहीं, तो और कुछ बाहर जाने की कोई बात थी नहीं। उस दिन जब आंटी जी के साथ में बैठकर बातें कर रहा था, तो आंटी जी ने मुझसे बोला कि सुबोध, आप के घर के पास में ये बड़ा मंदिर है, एंड गुरु जी महाराज की कृपा बहुत बरसती है। कहते हैं कि घर में सत्संग भी हम करवाते हैं। तो जब मैंने करवाया था, तो उनके घर में जो ज्योत जलाई गई थी, उस ज्योत की लौ कभी आधे मीटर, कभी 1-1 मीटर तक ऊपर तक जाती थी। तो ऐसी कृपा बरसती, तो मन में एक इच्छा सी हुई कि अच्छा आंटी, हम ऐसी कृपाओं को देख भी सकते हैं, अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, घर में मैं भी सत्संग करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे करवाओगे, आप तो गुरु जी को मानते भी नहीं हो, आपके घर के पास होते हुए भी आप उनको नहीं मानते हो, आप कैसे सत्संग करवाओगे? तो मैंने कहा आंटी, मैं मानता तो हूँ। एंड इसके बाद जो गुरु जी महाराज ने मुझे टेलीपैथी दर्शन दिखाया था, वो कुछ महीने पहले की बात थी। वो टेलीपैथी दर्शन मैंने आंटी जी के साथ शेयर किए। वो बार पहले बहुत बार हो चुके हैं, जब दुबई की जर्नी जो शेयर करता था तो उसमें वो आते हैं। तो जब मैंने उस जर्नी टेलीपैथी दर्शन आंटी के साथ शेयर की, तो मतलब वो काफी परेशान हो गए कि आप कह रहे हो कि गुरुजी महाराज आपके सपने में आए थे। मैंने कहा हाँ जी। एंड जो कुछ भी था, वो सारी ब्लेसिंग्स मैंने उनको बताई। आंटी परेशान। उसके बाद उन्होंने बोला कि सुबोध, मैं एक बात बताऊं,
कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ गुरुजी को मान लो एंड फिर देखो उनकी रहमत। तो मुझे एक जवाब चाहिए था कि आखिर गुरुजी हैं कौन और मैं इनको क्यों मानूं। वो जवाब शायद कुछ न कुछ मेरे अंदर घर कर गया, मालिक की कृपा हुई। सो मैंने आंटी से बोला कि आंटी ठीक है, मैं गुरुजी को मानूंगा एंड घर में सत्संग करवाएंगे। अब जब मन में ये बात आ गई थी तो अब रास्ते थोड़े से मुड़ गए थे दूसरी तरफ कि संगत कहाँ होती है, संगत का मतलब क्या होता है, कैसे करवाया जाता है, कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, सब कुछ इन चीजों को ढूंढने के चक्कर में मैं लग गया था। तो जो भी इनवाइट्स आते थे मैं कोशिश करता था कि मैं और मेरी वाइफ कि हम उस संगत में जाएं एंड पहले जाएं ताकि देखें कि प्रिपरेशन क्या है, कैसे करते हैं, क्या जरूरी होता है। दैट वाज वेरी सेकंड सत्संग, 28th of January आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, जो कि गुरु महाराज जी की कृपा से एनुअल सत्संग होता है। एंड 2019 में हुडा जिमखाना क्लब में हुआ था ये। तो हम वहां पे गए थे। तो जैसे ही गया तो देखा है तो बहुत बड़ा मैदान है एंड इच्छा हुई थी कि मैं आगे बैठूंगा। एंड उस वक्त में मेरे बैक में बहुत पेन रहता था, अनबियरेबल पेन। मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। अगर मैं बैठ गया तो मैं खड़ा नहीं हो सकता था और खड़ा हूं तो बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। 2-4 मिनट मुझे उठने बैठने में समय जाता था, इतना पेन होता था। तो जैसे ही उस दरबार में मैंने एंटर किया तो देखा कि तीनों तरफ पीछे एंड लेफ्ट राइट में कुर्सियां लगी हुई हैं। तो मुझे लगा चलो मेरा काम तो आसान हो गया, हम कुर्सियों पे बैठ जाएंगे। सो मैं आराम से बैठ के सत्संग में शामिल होऊंगा। गया, मालिक को मत्था टेक के जब मैं मुड़ रहा था तो मन में बात आई कि ये कुर्सियां मेरे लिए थोड़े है, मुझे प्रॉब्लम है, ये मुझे पता है। और संगत को तो नहीं पता ना, वो लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि बस इनको मतलब ये ऐसे ऐसे। लड़के भी अगर इस तरह से करने लग गए कि वो तो बड़े बुजुर्ग के लिए बनाए लगाए गए हैं और मैं भी जाके बैठ रहा हूँ तो मतलब ये तो बदमाशी है ना। मैं कहा नहीं भाई, ये मुझे पता है कि मैं नीचे बैठने के लायक नहीं हूँ, बट सबको नहीं पता ना, तो उनको क्यों मन में ये बात डालना। सो चलो जैसे भी होगा हम नीचे ही बैठेंगे। somehow I managed to sit down। जब सत्संग खत्म हुई आरती के बाद, जब मैं खड़ा हुआ, वाकई खड़ा हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड मेरे मन में ऐसी कोई बात भी नहीं आई कि ऐसा कुछ था। जैसे ही खड़ा होके 2-4 कदम ही आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझे पीछे से ऐसा लगा ना कि किसी ने मेरे कमर पे दोनों अंगूठा रखा, प्रेस किया, कड़क किसी आवाज आई। एंड मैंने देखा पीछे कि ये कौन है जिसने मुझे दबाया। मैंने देखा मुझे कोई दिखाई नहीं दिए। जो भी अंकल आंटी आ रहे थे वहां से वो मेरे से काफी दूर थे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो लोग दबा कर भी पीछे नहीं जा सकते। मैं कहा चलो छोड़ो, मुझे क्या करना, कोई कुछ मन में बात ऐसी होगी शायद, चलो छोड़ो जाने दो। संगत जी, उस दिन से लेकर आज तक बिना किसी दवाई के, बिना कोई स्पेशल एक्सरसाइज के मेरा बैक पेन बिल्कुल ठीक है, कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। क्या किया, कैसे किया, सब आप जानते हो। सत्संग पे जाना मेरा था ही, मैं जाते ही रहता था, कोशिश करता था कि जो भी हो जल्दी से जल्दी सीखूं ताकि घर में सत्संग हो। एंड उस टाइम मुझे जल्दी कुछ ज्यादा हो रही थी। मुझे लगा चलो जनवरी अब लास्ट वीक आ गया है एंड फरवरी में हमारे घर में 3 जन्मदिन होते हैं। तो मैं कहा चलो फरवरी में कर लेंगे, जन्मदिन का बहाना मिल जाएगा। 7 या 8 तारीख की बात है फरवरी में। मैंने जब संगत सुनता था तो उसमें ये बात भी आई थी कि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती, उनका हुक्म नहीं होता, आप घर में संगत नहीं करवा सकते। तो मुझे लगा भाई जब मैं कैसे पता करूं कि गुरु जी मुझे सत्संग करने की इजाजत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पूछना पड़ेगा। तो मैंने, जब भी मैं पाठ करता था मैं गुरु महाराज जी से पूछता था कि गुरु जी महाराज घर में सत्संग करवाने की इच्छा है, जब तक आप हुक्म नहीं देंगे घर में संगत नहीं होगी। प्लस चूंकि इतने बुरे स्थिति से गुजर रहा था तो थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करा है। जब तक आप काम नहीं दोगे, पैसे नहीं आएंगे, मैं कैसे अरेंज करूंगा। उस टाइम मुझे ये पता चला था कि बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो लगा कि उतने पैसे खर्च करने के लिए आपको काम भी देना पड़ेगा और पैसे भी देने, क्लाइंट से पेमेंट करवा देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें मैं टेलीपैथिकली गुरुजी महाराज से करते रहता था कि जब तक आपका हुक्म नहीं होगा, आप नहीं बोलोगे, मुझे कैसे पता कि सत्संग कब करवानी है, 13 में, 16 में, 19 में, मुझे नहीं पता।
7 तारीख की बात है, हाँ ये 7 तारीख की बात है। एंड 8 तारीख की बात है, सॉरी 8 की रात को जब मैं पाठ से उठा तो इसी अरदास के साथ उठा कि गुरुजी महाराज जब तक आप नहीं बताएंगे संगत नहीं होगी। एंड 13 तारीख को पहला बर्थडे है, आप देख लो कुछ दिन बच गए हैं, तैयारी करने में भी टाइम लगता है। संगत जी मैं पाठ करने के बाद बालकनी में आया, इतने में मेरे पास एक फोन कॉल आता है क्लाइंट का। एंड वो कहते हैं कि सुबोध आप कल से फ्री हो 5 दिन तक, 9, 10, 11, 12, 13। मैंने कहा हाँ जी सर बोलो। कह रहे ये काम है, ये इवेंट है, आप कर लोगे? मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा, कर लेंगे। सो उसी टाइम डिसाइड हो गया कि अभी 13 तो नहीं हो सकता, 16 को कर सकते हैं क्योंकि काम भी मिल गया एंड पैसे तो मिल ही जाएंगे। 13 तक ये काम हो गया, 13 को वापस आया तो रात को पाठ पे मैं बैठा तो गुरु महाराज जी से उस दिन भी पूछा कि मालिक 13 तो गया, अब 16 को करवाना है तो ये 2 दिन ही बच गए हैं बीच में, आप देख लो अगर 16 को करवाना है तो बता दो ताकि हम उसकी तैयारी शुरू कर दें। पाठ खत्म करके मैं फिर से बालकोनी में आया, मेरे पास फिर एक फोन कॉल आता है, कहते हैं सुबोध 15-16 को फ्री हो आप? मैंने कहा हाँ जी। ये इवेंट कर लोगे? मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा। चलो जी 16 भी गया। 16 तारीख को काम खत्म करके जब मैं वापस आया था तो रात को पाठ के बाद फिर से एक कॉल आता है, मेरी उसी अरदास के बाद कि मालिक अब 19 को करवा दो। फिर से फोन कॉल आता है कि सुबोध 19 से लेकर 22 तक का एक जॉब है, कर सकते हो? मैंने कहा हाँ जी हो जाएगा। चलो जी अभी 19 भी गया। उसके बाद मैंने ये बातें करनी ही बंद कर दी और मैं जो भी होता था मालिक की कृपा से बस पाठ पे बैठता था। एंड चल रहा था सब कुछ जैसा वो चाहते थे। चलते चलते मई आया एंड मई में मुझे अब ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज अगर इस वक्त आप सत्संग नहीं करवाए ना, मई में नहीं करवाया तो सीधे अक्टूबर में करवाना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता कि आप मुझे अक्टूबर तक यहाँ रखोगे या नहीं रखोगे, बाहर भेज दोगे। सो अगर कृपा हो, अगर आप चाहते हैं कि घर में सत्संग हो तो गुरुजी महाराज प्लीज गाइड करो। ये बात मैंने 10 या 11 तारीख के आसपास की कही होगी, रात के टाइम पे पाठ के बाद। उस दिन रात को मुझे टेलीपैथी दर्शन में आता है संगत जी कि जो पूजा रूम है उसमें एक चारपाई लगी हुई है, उस पे गुरुजी महाराज विराजमान हैं, लेटे हुए हैं, और मैं फूलों से सजी हुई थाल से आरती कर रहा हूँ गुरुजी महाराज की। सुबह नींद खुली, मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा जी गुरु महाराज जी का हुक्म हो गया है, घर में सत्संग होना है। कह रहे हैं आपको कैसे पता? मैंने कहा जी फूलों, देखो आरती तो हम घर में हर रोज करते हैं पर इतने सारे मतलब ये कोई दरबार नहीं लगाते हैं और ना ही वो फूलों से सजी हुई थाल होती है, तो इसका मतलब वो कुछ स्पेशल है एंड वो सत्संग का ही है। सो संगत होगी। करें डेट क्या? मैं कहा डेट तो 22 ऑफ कोर्स, 22 को हमारी यूनिवर्सिटी है तो 22 को ही होना है। करण चलो ठीक है। हमने तैयारी शुरू कर दी। उसके पहले संगत जी मैं बड़े मंदिर जब मैं जाता था तो हर बार कोशिश करता था कि मुझे बड़े महाराज गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप मिल जाए जो सत्संग में हम लोग यूज करते हैं। बहुत कोशिश की, नहीं मिला। उस 10-11 के बाद जब मैं पहला मंडे जो भी आया उसके बाद मैं गया, और वहां पे बिना मुझे बताए हुए कि घर में संगत करनी है गया, मैंने बोला और वहां से मुझे वो स्वरूप गुरुजी महाराज के मिल गए। लेकर आया, फ्रेम वगैरह करवा कर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर बात में आती है कि जहां पे भी संगत में जाते हो आपको या तो अच्छी सी चेयर या सोफा मिलता है जहाँ पे गुरुजी महाराज की गद्दी बनाई हुई होती है। तो मैं कहा मेरे घर में तो ना इतना कोई अच्छा सा सोफा है ना चेयर है, तो मैं कैसे करूंगा? अगर मान लो कैसे नॉर्मल कैसे भी कर देते हो तो जो भी संगत आएगी कहेगी कि मतलब क्या तुमने गुरुजी का मजाक बना रखा है, उनको थोड़ा बुरा लगेगा। और वाकई मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपने गुरुजी महाराज का इस तरह से मजाक उड़ाऊं। सो करना क्या है, उस रात को मैंने, शायद ये 16 तारीख की बात है, रात को मैंने पाठ के बाद गुरुजी महाराज से सवाल किया कि गुरुजी महाराज आप यहाँ पे कैसे आएंगे, चेयर पे या सोफा पे? फिर मन में बात आती है कि चेयर और सोफा क्यों मन में आ रहा है? गुरुजी महाराज जब इस घर में पहली बार आए थे, जो पहली बार टेलीपैथी दर्शन दिया था गुरुजी महाराज ने मुझे, वो तो चारपाई पे आकर लेटे थे। तो ये तो चारपाई होना चाहिए यहाँ पे जब भी वो इस घर में आएंगे तो मैंने कहा गुरुजी महाराज
चारपाई पे तो नहीं आना। वो उस टेलीपैथी दर्शन को, जो पूजा की थाल लिए हुए और चारपाई पे लेटे हुए, मैं भूल गया था, मुझे ध्यान नहीं था उसका, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। फिर इस रात को गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया वापस फिर से कि वो चारपाई पे लेटे हुए हैं, विष्णु मुद्रा में, मुझे देखकर स्माइल दे रहे हैं, और जब अपने सिग्नेचर स्टाइल में जो उनका आंखों से इशारा करने का होता है, वो भी इशारा किया उन्होंने। तो जवाब मिल गया कि गुरुजी महाराज चारपाई, मतलब चारपाई की दरबार लगेगी यहाँ पर। अब लगा कि भाई संगत को क्या लगेगा, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है। फिर लगा कि जब गुरुजी महाराज चाहते हैं तो संगत से मुझे क्या करना, छोड़ो। जो भी चल रहा था सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, सारी तैयारियां चल रही थी। 20 तारीख को सडनली रजनी कहते हैं कि, और उससे पहले एक और चीज बताता हूँ मैं, इस 18 तारीख के आसपास की बात है, जो मैं ज्यादातर मैं सत्संग में मिस कर जाता हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम में कंफ्यूज था कि ये 12 बजे का रखना है, 12:30 बजे का रखना है, या शाम का रखना है। तो पहले से 12:30 बजे का प्लान करा हुआ था। पता नहीं क्यों उस दिन जब मैं इनवाइट बना रहा था दरबार में, तो 12:30 बजे से सबको पता था, 12:30 बजे से इनवाइट एक दो बार जा भी चुके थे। उस टाइम पता नहीं क्या मन में बात आती है, मैं उसको 12 बजे करके एंड इनवाइट शेयर कर देता हूँ सारे ग्रुप्स में। बेडरूम में आया तो रजनी सो रही थी, एंड मैं देख रहा हूँ कि वो ना कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं, जी गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी। मैंने कहा यार इनको क्या हो गया। मैंने उनको हिलाया, उठाया, मैंने कहा क्या हुआ। एकदम से वो हड़बड़ा कर उठी, करी क्या हुआ। वो इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे पूरा देखने लगे। मैंने कहा क्या हुआ। करे गुरुजी थे। मैंने कहा कहाँ। करे उनसे तो बातें हो रही थी भी। मैंने कहा 12 बजे, 12 बजे मतलब ये जी गुरुजी, जी गुरुजी क्या करते। करे उन्हीं से तो बातें कर रही थी। मैंने कहा क्या बातें कर रहे थे। करे गुरुजी ने बोला है कि आज इस बार तो तुम 12 बजे से सत्संग करवा लो, पर आगे जब भी इस घर में सत्संग होगा 6 बजे से होगा। मैंने कहा आपको कैसे पता कि 12 बजे का इनवाइट मैंने शेयर किया है, टाइम मैंने चेंज कर दिया है। अरे मैंने कहा, गुरुजी ने बोला है। एकदम से लगा कि देखो, सब कुछ करने वाले मालिक हैं। अगर 12:30 से 12 हुआ है, क्योंकि ये उनकी कृपा थी, उनकी इच्छा थी। मुझे लग रहा था वो चीज मैंने किया है, पर मालिक का हुक्म हुआ कि आगे से जब भी इस घर में सत्संग होगा 6 बजे से होगा। चलो कोई बात नहीं। 20 तारीख को रजनी कहती है कि जी हम 22 तारीख को ना सत्संग नहीं कर सकते। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्यों। करें कि देखो, अगर हिसाब से देखो तो 22 तारीख को सुबह 4 बजे, यानी कि 23 तारीख को सुबह 4 बजे जाकर हम लोगों के फेरे हुए थे, तो वो तो 23 तारीख में हो जाता है। तो मैंने जब भी के जब भी बोला, मैं कहा देखो, पुरानी संगत से हम सुनते थे कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि जिस दिन बड़े मंदिर में फंक्शन होते हैं, कोई भी एक्टिविटीज होती है, सब जो भी संगत वहां पे होती है, उस दिन कोई घर में प्रोग्राम नहीं करेगा। ऐसा मैंने सुना था, तो मुझे तो था कि जो मालिक कहते हैं वो हमें मानना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली उनको रोका, मैं कहा देखो 23 तारीख को तो हो नहीं सकता, क्योंकि 23 तारीख को वीरवार हो जाता है। मालिक का कहना है कि जिस दिन संगत बैठती है मंदिर में उस दिन कुछ नहीं। मैंने कहा उस दिन तो मैं करूंगा नहीं। अगर आपको 22 से कुछ और प्रॉब्लम है, करे हाँ, पड़ोस में एक की सगाई है, और जब सगाई है तो उनके बैंड बाजा सब कुछ होगा, तो संगत करोगे तो यहाँ पे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। मैं कहा चलो अगर बात ऐसी है तो हम 21 का कर लेंगे, 21 को मंगलवार है, 21 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हुआ कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे। फिर मुझे लगा कि यार मैं अपने आप में एक डिसाइड करने वाला कौन होता हूँ, 21 को करना है, 23 को करना है। सालगिरह 22 की है तो 22 को होनी चाहिए। चलो मालिक से पूछते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह पाठ, सॉरी उस रात को ही गुरुजी महाराज से मैंने पूछा, उनके गुरुजी महाराज संगत कब होनी है, 21 को या 23 को। पाठ के बाद मैं ये पूछकर सो गया। मुझे रात में कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया मालिक ने। सुबह उठा, पाठ करने के बाद जब मैं उठने वाला था, सडनली मुझे याद आता है कि रात को गुरुजी मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपने तो मुझे बताया नहीं। मालिक जब तक आप बताओगे नहीं मैं कौन सा डेट चूज करूं, 21 का या 23 का। जो 23 रजनी कह रही है एक तरह से वो भी ठीक है, पर 22 को यहाँ पे अगर सगाई हो रही है तो हम उनको मना भी नहीं कर सकते।
हम तो अपना डेट चेंज कर सकते हैं, पर हम उनको मना कैसे कर सकते हैं? सो आप बताओगे, आप गाइड करोगे। एंड कहते हैं ना कि बस गुरुजी महाराज, उनकी कृपा करने कराने वाले सब वही हैं। सडनली एकदम से बैठे बैठे ध्यान में चला गया। एंड वहां पे जाकर गुरुजी महाराज की आवाज आती है मुझे मेरे कानों में कि तेरी शादी की सालगिरह कब की है। मैं एकदम से आंख खुलती है और मैं, मेरे मुंह से सीधे ऐसे जवाब निकलता है, गुरुजी 22 तारीख को। कहे तो फिर 21 और 23 को बीच में क्यों ला रहा है? जो करना है मैंने करना है, तूने क्या करना है? तू बस तैयारी कर। मैं नीचे आया उठकर, बड़ा नॉर्मल था, ऐसी कोई भावनाएं नहीं थी। एंड रजनी और उनकी जो देवरानी थी वो दोनों ही किचन में थे। तो मैं जाते जाते उनको बोल दिया, मैं जी गुरुजी का हुक्म आया है, सत्संग तो 22 तारीख को ही होंगे, एंड बस बात की तैयारी करो। उनकी देवरानी बोलती है कि भैया ये क्या बात, दीदी ये क्या बात है, भैया तो ऐसे बोलने से सच में गुरुजी से बात करके आ रहे हो। तो उन्होंने कहा, बहन कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ जो ये कहते हैं वो होता है। बोलते पहले हैं और बाद में वो हो जाता है। अब कैसे क्या है, गुरुजी का क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, पर ये गुरुजी का नाम लेके जो भी मुझे कहते सुनाते हैं मैं बस मान लेती हूँ। एंड ये बातें मैं सुन गया निकलते निकलते। मैंने कहा, हाँ यार, तुम मतलब तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो जिससे तुम वाकई गुरुजी से बात करते हो और तुम्हें जवाब देते हैं? ये तो गलत है ना। लोग क्या कहेंगे? अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, मालिक इस तरह से बताते हैं, तो दैट इज फॉर यू। मतलब तुम ऐसे लोगों को क्यों बता सकते हो? ये गलत है। जो भी काम करने जा रहा था, मैं काम करके वापस आया एंड आते ही रजनी से बोला, मैंने कहा किनके घर में सगाई है? उन्होंने बताया कि उनके घर में सगाई है। मैंने कहा चलो उनसे बात करके आते हैं। उनसे बात करने गया तो मैंने कहा, भैया आपकी सगाई है 22 तारीख को? करे हाँ भैया। बताओ कुछ बात है तो? मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही पूछा था। 22 तारीख को एक्चुअली हमारे घर में संगत भी है, तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करना है। करे भैया किस टाइम की है? मैंने कहा जी देखो, 12 से 2 तो प्लेलिस्ट चलेगी, 2 से 3 शेयरिंग होनी है, एंड 3 से 4 लंगर प्रसाद वगैरह चलेगा, तो 4 बजे तक तो हम पूरे फिनिश वहां तक तो हो जाएगा। कह रहे भैया प्रोग्राम तो हमारा दोपहर का ही था, बट आप अपना प्रोग्राम करो, हम अपना चेंज कर लेते हैं। जो कुछ भी हम करेंगे 4 बजे से पहले यहाँ तक चू की आवाज तक नहीं आएगी। आप करो, बल्कि संगत में हम भी आएंगे। मैं कहा चलो जी बहुत अच्छी बात है। सब कुछ हो गया। घर आके उस दिन साफ सफाई वगैरह सब कुछ कर रहे थे हम। एंड कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज को धूल का एक कण तक पसंद नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो उसी तरह से हम लगे हुए थे, पूरे घर को पूरा पानी से धो रहा हूँ, अच्छी तरह से चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिख ना जाए, कुछ रह ना जाए, कुछ बच ना जाए। ये सब कुछ करते करते 2 बजे मेरे मन में सडनली बात आती है, जब मैं ब्रेक के लिए बैठा, हम कि चलो थोड़ा सा लंगर प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद फिर से काम करना, सेवा करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही मैं बैठा, एक मन में बात आती है, यार तुम सत्संग किस लिए कर रहे हो? मतलब ये तो गुरु जी की सरासर बेइज्जती है ना। भाटी माइंस में संगत करने की कोशिश कर रहे हो जहां पे कोई संगत नहीं है गुरु जी की। और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं, पहले हम लोग सत्यनारायण स्वामी की कथा में, बात मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना सत्यनारायण स्वामी की कथा की और ना उन संगत की जो घर में आते थे, पर जो माहौल हमने देखा है और जो गुरु जी महाराज के दरबार में देखते हैं, वो दोनों अलग चीजें हैं। वहां पे औरतें आती हैं, अंकल भी आते हैं, पंडित जी की कथा चल रही होती है, इधर लोग बातें कर रहे होते हैं। पर गुरु जी महाराज की संगत में हम जब भी गए हैं, हमें पिन ड्रॉप साइलेंस मिला है। तो अब ये चीज उनको कैसे समझाओगे जिनको ये बात करने की आदत लगी हुई है, और वो सारे आस पड़ोस के हैं, इज्जत भी करनी है? तो मैंने कहा यार ये तो सरासर अपने गुरु के मुंह पे थप्पड़ है। मैंने कहा मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने गुरु की इस तरह से बेइज्जती करवाऊं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी हम संगत नहीं करवाएंगे, ये तो सरासर अपने गुरु जी की बेइज्जती है। कह रहे क्यों? मैंने कहा यहाँ पे संगत है कौन, आएगी कौन? और बाहर से आना तो भूल ही जाओ, बेशक हमने इनवाइट डाल दिए हैं, वो हर जगह गए होंगे, लेकिन जिनको भी दिल्ली से आना होगा वो भाटी माइंस क्यों आएंगे? गुगामा से जिनको जाना होगा वो गुगामा जाएंगे, वो भाटी माइंस क्यों आएंगे? भाई ये तो सरासर गलत है, मतलब सत्संग नहीं करवाना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कही कि याद करो, आप ही ने बोला था ना कि गुरुजी ने आपको कहा है
कि तूने क्या करना है, जो करना है मैंने करना है। मैंने कहा हाँ, ये बात तो गुरुजी ने मुझे बोला है, अपने कानों से सुने हैं मैंने वो। कह रहे फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप अपना काम करते जाओ, जो करना मालिक ने करना है, किसको बुलाना है, क्या करना है क्या नहीं। मैंने कहा हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आराम से लंगर प्रसाद लिए, सब कुछ गुरु महाराज की कृपा से रात को करीब 11:30 बजे जाकर सब कुछ फिनिश किया। एंड लगा कि चलो अब सुबह 4 बजे उठ के जो भी फ्लावर्स वगैरह डेकोरेशन वगैरह का है वो सब कुछ करेंगे। 11:30 बजे मैं छत पे जाता हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा 10-15 मिनट फ्रेश एयर लेके फिर आराम से सोने जाएंगे। तो वहां पे ना मुंडेर पे प्योर वाइट कबूतर, जो कि उससे पहले और उसके बाद मैंने कभी नहीं देखे, प्योर वाइट चमकता हुआ। मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ साइन है। खैर जो भी है, मैं नीचे गया पूजा रूम से, चावल लेकर आकर बिल्कुल उनके आगे रखा। कबूतर ने सिर्फ एक बार गर्दन हिलाया एंड वापस उसको खाना शुरू कर दिया। लगा कि मैं पानी भी जाकर दे दूं साफ सी कटोरी में। फिर लगा कि इतना लालच नहीं, पता चला कि वो उड़ गए तो। मैंने कहा पीछे पानी रखा हुआ है ही जो दिन में रहते हैं पंक्षियों के लिए, क्या पता उसी से ले लें। सो मैंने वहां पे पानी नहीं रखे, सोने चला गया। सुबह 4 बजे से फिर हम तैयारियों में लग गए थे। सब कुछ जो भी फ्लावर्स लाना और बाहर जाकर जो कुछ भी करना था सब कुछ कर रहे थे। जब करके घर पे आया तो तब तक वो कबूतर सुबह ही 5:30 बजे के बाद किसी ने नहीं देखा था। सब कुछ करते करते एक मन में बात आती है कि भाई संगत चाहे जितनी भी आए, हमें क्या करना, हमें तो तैयारी पूरी करनी है। तो घर में जितने कमरे हैं सब जगह मालिक के स्वरूप होने चाहिए, जो हॉल है वो हॉल भी स्वरूप होनी चाहिए, हॉल में भी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि इस स्वरूप को तुम ऐसे रखोगे, मैंने कहा कुछ सजाने की चीज होनी चाहिए था, जस्ट जस्ट फॉर लुक गुड। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ यहाँ पे डेकोरेशन का होना चाहिए। मैंने कहा अगर मैं फतेहपुर जाकर कुछ लेकर आऊं तो इधर सेवा कौन करेगा, और अगर मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ तो कोई कुछ और लेकर आएंगे जो मुझे पसंद नहीं आएगा तो वो भी गलत है, मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा। अभी इस उदय बुन में ही था कि एक बच्ची आती उधर से, कहती चाचू क्या हुआ। मैंने कहा बेटा मेरे को ना कुछ बताया, मैंने कहा इस तरह का कुछ सामान चाहिए, एंड उसके लिए मैं किसी को फतेहपुर भेज नहीं सकता, वो पता नहीं क्या ले आएगा, और मैं जा नहीं सकता, मैं गया तो इधर कौन करेगा। कह रहे चाचू आप यहाँ पे जो रमेश अंकल की दुकान है ना, आप उसमें देख के आ जाओ, उनके पास भी ऐसा कुछ होता है। मुझे लगा यहाँ पे किसके पास होगा ये सब, चलो बच्चे ने बोला है तो ये मुझसे ज्यादा जानते हैं यहाँ का, तो एक बार देख के आते हैं, वो मेरा दोस्त है। मैं गया, मैंने बोला कि भाई रमेश ऐसा है क्या कुछ तेरे पास। यार सुबोध पता नहीं तू क्या ढूंढ रहा है, तू देख ले, अगर ये चीज समझ में आती है तो भाई इतने सारे पड़े हैं, तू ले जा जो चाहिए। मैंने जब देखा तो एग्जैक्टली exactly वैसी ही चीजें थी जो मुझे चाहिए था। मैंने कहा भाई यही तो चाहिए। फटाफट मैंने वो निकाले, इससे पहले कि मैं वहां से निकलता, कह रहा यार सुबोध तू गुरुजी की सत्संग करवा रहा है ना। मैंने कहा हाँ भाई घर में तो हो रहा है। क्या तू संगत घर में करवा रहा है और लंगर प्रसाद यहाँ क्यों बंटवा रहा है। मैंने कहा कहाँ पे, कह रहा ये अड्डे पे। मैंने कहा भाई मैं कहाँ हूँ, लंगर प्रसाद तो 2 बजे की 12 से 2 प्लेलिस्ट चलेगी, 2 से 3 शेयरिंग होनी है, 3 बजे के बाद लंगर प्रसाद बांटने हैं। कहा, यार तो ये कौन करा रहा है, ये भी तो बड़े मंदिर वाले ही हैं, गुरुजी वाले ही हैं। मैंने कहा हैं गुरुजी वाले हैं। कहा जो भी यहाँ पे आ रहा है पूछ रहा है कि भाई ये क्या करवा रहे हो। मैंने सबको यही बोला है कि सुबोध बड़े घर में सत्संग करवा रहा है गुरुजी का, और ये लंगर प्रसाद उसी की तरफ से सबको सर्व हो रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा मैंने कुछ प्लान नहीं करा हुआ है, जो भी संगत वो लंगर प्रसाद होने हैं, वो 3 बजे से ही होने हैं। कहा तू जाके एक बार देख ये कौन है, फिर ये तो बड़े गुरु जी वाले ही हैं। मैं गया, वहां पे एक अंकल जी बैठे थे, तो मैंने हाथ जोड़कर उनको जय गुरु जी बोला। तो उन्होंने भी जय गुरु जी बोला, तो मुझे लगा कि चलो हाँ ये तो बड़े मंदिर से ही हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा अंकल जी यहाँ पे घर में सब सत्संग है आज, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप वहाँ पे संगत में आए। तो उन्होंने पीछे की तरफ इशारा किया कि वो आंटी जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे, सो आप प्लीज उनसे जाकर बात करो। तो मैं वहां पे गया, तो आंटी जी के पीछे मैं था, जिस डायरेक्शन से मैं गया, तो वो बाकी जो सारे सेवादार वहां पे बैठे हुए थे, करीब टोटल 45 सेवादार आए थे उस वक्त वहां पे, उन सब से यही कह रहे थे कि देखो मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने यहाँ पे क्यों भेजा, ये जो लंगर प्रसाद कर रहे हो ना, ये तो एक बहाना है, कारण कुछ और है। अब जब मालिक ने यहाँ पे भेजा है तो लेकर भी वही जाएंगे, बताएंगे भी वही कि कहाँ जाना है और क्या करना है। सो बस बैठकर उनके हुक्म का इंतजार करो।
जब उनका हुक्म आ जाएगा चल देंगे, हमारा क्या काम। तो बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ये सारी बातें मैंने उनसे सुनी। एंड जैसे उनकी बात खत्म हुई मैंने बोला, मैं कहा, जय गुरु जी आंटी जी। कह रही, जय गुरु जी अंकल। उनका, आंटी जी यहाँ पे ना गुरु जी का सत्संग हो रहा है घर में, सो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप सब भी आए एंड सत्संग में शामिल हो। आंटी कह रही, गुरु जी का सत्संग? मैंने कहा जी आंटी। बड़े मंदिर वाले? मैंने कहा जी। हमारे गुरु जी का? मैंने कहा जी आंटी। भाटी में? मैंने कहा जी आंटी। अरे अंकल। फिर उन्होंने सेवादारों की तरफ मुड़कर कहा कि एलो जी, आ गया हुक्म मालिक का, ये काम था जिसके लिए मालिक ने हमें भेजा था। अब मुझे तो बातें कुछ समझ में नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, या इस तरह से मतलब बात करने का क्या मतलब है, चलो खैर छोड़ो, मुझे क्या करना। तो उन्होंने बोला एक चीज कि अंकल आप घर जाओ, आप सेवा करना, एंड आपसे जो छोटे हैं ना उनको रिसीव करने के लिए भेजना। कितने बजे से सत्संग है? हमने कहा आंटी जी 12 बजे से। कह रहे हम जरूर आएंगे, मालिक ने हमें उस सत्संग के लिए ही भेजा है, तो हम तो जरूर आएंगे। बस आप जाकर सेवा पे ध्यान दो, एंड किसी छोटे को भेजना, वो हमें रिसीव करके लेकर जाएंगे। मैंने कहा जी आंटी जी। मैं घर आया पूरा रोते हुए, एंड जब रजनी ने देखा तो करें क्या हुआ। मैंने कहा जो गुरु जी महाराज ने कहा था ना वो पूरा कर दिया। हम संगत के लिए तड़प रहे थे कि संगत कौन मिलेगी यहाँ पर, भाटी में कौन संगत है। एंड गुरु जी महाराज ने अपने बड़े मंदिर से सारे सेवादारों को यहाँ पे भेजा हुआ है इस संगत के लिए। वहां पे देखो ऐसे ऐसे बात हुई है, एंड वो सब लोग आएंगे इस संगत में। बस उसके बाद सारी तैयारियां जो भी बची हुई थी हम सब पूरी करने लग गए। एंड थोड़े से मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता हूँ तो बाद में ऐड करने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे बाद में पता चली थी। एक अंकल जी के घर में जब छतरपुर में सत्संग हुआ था, जब वहां पे गया था, तब वहां पे उन्होंने सारी वो ब्लेसिंग सुनाई। और जिस दिन हम डुगरी धाम जा रहे थे, उस बस में जो आंटी सेवादार थी उन्होंने मुझे कुछ और बातें बताई थी, तो मैं इसको यहीं पे ऐड करना चाहूंगा। संगत शुरू होने से पहले मुझे कुछ फोन कॉल्स आने शुरू हुए, अंकल घर का एड्रेस बता दो कहाँ पे है। मुझे कोई उम्मीद तो थी नहीं कि बाहर से ऐसी कोई संगत आएगी। फोन कॉल्स आने शुरू हुए तो अपने बच्चों को मैंने एक वो पॉइंट जहाँ पे मिल सकते हैं मैंने भेज दिया था, एंड वहां से सारी संगत को वो गाइड करके साथ में लेकर आ रहे थे। तो मुझे नहीं पता कि ये मुझे कहना चाहिए या नहीं, बट सिंस इट्स सत्संग, क्या पता किन्हीं के लिए कुछ मैसेज हो। छतरपुर में जब सत्संग के लिए गया था तो वहां पे आंटी जी ने जो मुझे कहा था कि सुबोध अंकल, जब मैं भाटी घुसी तभी, और उससे पहले वो अंकल जी जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि वो जो सत्संग हुआ ना, जो बहुत ही डिवाइन सत्संग था सुबोध अंकल, एंड हमें तो स्पेशल भेजा गया था वहां पे, हम जा नहीं रहे थे। उनका क्या प्लान था कि वो गुड़गांव जा रहे थे संगत के लिए, 12 से 2 संगत होनी थी, एंड 2:30 बजे से अंकल जी की मीटिंग थी। जहां पे इनकी मीटिंग थी उसके पास में ही वो संगत होना था। तो कह रहे भी ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, एक ही एक बार जाऊंगा मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो इसलिए हम वहां पे जा रहे थे। तो जैसे ही वो घर से निकलते हैं, उनके जो अंकल जी हैं पड़ोस में जो रहते हैं, उनके फोन पे मैसेज जाता है, भाटी मैंस के सत्संग का इनवाइट। इग्नोर कर दिया। जैसे ही छतरपुर कॉर्नर पे जाते हैं, फिर से यही इनवाइट इग्नोर कर दिया। जैसे ही एम्पायर स्टेट के गेट पे बिल्कुल उनकी गाड़ी होती है, बिल्कुल उस मेन रोड पे, मैसेज आता है। एंड अंकल ने बोला कि गाड़ी रोको। करे क्या हुआ? करे वापस घुमाओ, हम भाटी चलते हैं। करे भाटी क्यों? करे वहां पे आज एक सत्संग होना है। गुरुजी महाराज के 3 बार मैसेज आ चुके हैं, मुझे लग रहा है गुरुजी कुछ ना कुछ हमारे साथ ही कर रहे हैं, उनको उनकी इच्छा हो रही है कि यहाँ पे जाओ, एंड हमें वहां पे चलना चाहिए। अब आगे जो भी काम है तुम उन काम को छोड़ दो और तुम बस वहां चलो। करें अंकल वो मेरी मीटिंग 2:30 से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता। करें और मैं तुम्हें ये सत्संग नहीं छोड़ने दूंगा, जैसे भी है तुम बस यहाँ पे चलो। वो लोग आए। तो जब वो वहां पे आए तो आंटी बच्चे सब परेशान हो रहे हैं कि अंकल कहाँ लेकर आ गए हो इस जंगल में हमें, यहाँ पे भी कोई संगत होती है, कहाँ रहोगे, कैसा घर होगा, कैसे, मतलब हम तो रह ही नहीं सकते यहाँ पे, वापस चलो। कह रहे हैं कि जब तक सत्संग खत्म नहीं हो जाता इस घर में मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा सकता। अब उनके साथ वो आ रहे थे, ड्यू टू रिस्पेक्ट उन लोगों ने भी साथ साथ कदम बढ़ाए। जैसे ही दरवाजे पे आंटी पहुंचती हैं,
उनको ऐसा लगता है ना कि मुझसे मैं पता नहीं कहाँ आ गया, कि वही जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। इतनी पॉजिटिव वाइब्स। और जो होस्ट हैं, वो आंटी दरवाजे पे खड़े होकर हाथ जोड़कर सबका स्वागत करें। संगत जी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि रजनी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। रजनी किचन में बिजी थी, पर उन्होंने कहा कि रजनी भाभी दरवाजे पे खड़े होकर हाथ जोड़कर बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ हम सबका स्वागत किया। और वहीं से हमें लगा कि वाओ, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, क्या डिवाइन दरबार है ये। एंड जैसे ही वो संगत घर में आती है, सब कुछ भूलकर जो भी बचे हुए सेवा थे अपना घर समझकर सारी सेवा में लग जाते हैं, बिना कुछ कहे सुने। एंड मैं देख रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ऐसी भी संगत होती है। हमने तो देखा ही नहीं था संगत का ये रूप। बहुत अच्छा लगा। जो बड़े मंदिर से सारे सेवादार आए हुए थे, वहां की बात मैं यहीं पे बता देता हूँ। जब मैं जा रहा था डोगरी धाम, उस दिन संगत ने सारी बात बताई थी कि जो उस वक्त आंटी बात कर रही थी कि जी पता नहीं गुरुजी ने क्या रचा है कि हमें यहाँ क्यों भेजा। ये लंगर प्रसाद तो एक बहाना है। बेसिकली हुआ क्या था, 45 सेवादारों का एक ग्रुप था वहां पर, जिसमें से 38 सेवादार को मैसेज जाता है कि भारती मायस जाकर 2,500 से 3,000 संगत का लंगर प्रसाद बनाना है सुबह सुबह। एंड 7 सेवादार के पास ये मैसेज आता है कि जब बड़े मंदिर से 2,500 से 3,000 संगत का लंगर प्रसाद ले जाकर भाटी माइंस में बांटोगे। तो वो सेम ग्रुप के सेवादार दो ग्रुप में स्प्लिट हो चुके थे। जब बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद बनकर वो ट्रक आता है वहां पे, तो ये लोग परेशान कि भाई आप लोग क्यों आए हो। करेंगे जी हमें तो ये हुक्म हुआ है हम सातों को कि बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद बनाकर 2,500 से 3,000 संगत का भाटी मांस में जाना है और वहां पे प्रसाद बांटने हैं। कर भी हमें तो ये हुक्म आया कि यहाँ पे आकर 2,500 से 3,000 संगत के लंगर प्रसाद बांटने हैं। तो इसी बात पे वो डिस्कस कर रहे थे कि लंगर प्रसाद बनाना तो एक बहाना है, बांटना तो एक बहाना है, काम कुछ और होगा। और जिस काम के लिए मालिक ने भेजा है, उस काम पे तो वो भेजेंगे ही भेजेंगे। उस दिन मुझे पता चला कि आखिर ये चीज ऐसे हुआ था। वापस संगत में आए। मैं दरबार में बैठा हुआ था। दरबार में और कोई नहीं थे अंदर, क्योंकि पूरा जो भी बड़ा कमरा है तो मालिक का दरबार लगा हुआ था, तो मैं सिर्फ प्लेलिस्ट चल रही थी। सो मैं वहीं पे साथ में बैठा हुआ था। बाकी सारी संगत कमरे में, हॉल में, नीचे हॉल में, कमरे में सब अपने अपनी जगह पे बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज का बच्चा जो मालिक ने सेवा के लिए दी हुई है, बड़े का नाम, बड़े वाला आता है, शिवम नाम है उसका। एंड मालिक को मत्था टेका उसने। एंड वो थोड़ा सा मतलब सरप्राइज सा हो गया। मैंने कहा ये ऐसे क्यों परेशान हो रहा है। उसने आजू बाजू देखे, कुछ समझ में नहीं आया। मत्था टेका, तो वहां से जो फ्लावर्स रखे हुए थे बेड के ऊपर पैरों की तरफ, एंड वो लगभग बीच में थे, साइड में नहीं थे। तो इसने कुछ अरदास करी, एंड फ्लावर वहां से एक राइट हैंड साइड को गिर गया। मैं कहा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। बेड पे वो फ्लावर्स रखे हुए हैं, वहां से लुढ़क कर आकर 3-4 पलटी खाकर वो ऐसे कैसे नीचे गिरेगा। मैं पता नहीं क्या है, चलो जाने दो। इसने फिर से कुछ अरदास की, दूसरा फ्लावर लेफ्ट हैंड साइड गिरा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। अब ये बच्चा थोड़ा सा घबरा गया। उसने फटाफट मत्था टेका। जैसे उसने मत्था टेका, कभी वो ऊपर देखे, कभी पीछे, कभी आजू, कभी बाजू। मैंने कहा "अब इसको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है"। मैंने चलो खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या करना। वो चला गया। बीच में 2-3 बार वो आया और दरबार की तरफ देखता था, चला जाता था। पूरा संगत गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत ही अच्छा हुआ। जब मैं संगत शेयर करने लगा वहां पे, मुझे लगा कि मैं तो किन्हीं को जानता नहीं, किसी किन्हीं खास को। एंड चूंकि मालिक ने दात बख्शी है, तो चलो मैं ही शेयर कर लेता हूँ। शेयर करने के लिए बस मैंने इतना ही बोला था, मैं कि गुरु जी महाराज, मुझे नहीं पता कि आज आप इस घर में आए हो या नहीं आए हो। इतने में एक आंटी बोलती हैं, जो कि नोएडा से आई हुई थी, कि सुबोध अंकल एक बात बताऊं मैं, गुरु जी साक्षात यहाँ पर आए हैं और वो हमें चोले में दर्शन दिए हैं, अपने चोले में। एंड फ्रेग्रेंस तो उनकी बहुत आई है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन उस चीज को मैंने महसूस नहीं करा था वहां पे कुछ भी। पूरी संगत खत्म हुई। सारे लोग, बड़े मंदिर से जो भी सेवादार सब आए हुए थे, सब
जो भी मालिक की कृपा थी, सब अपनी अपनी ब्लेसिंग्स लेकर गए। एंड सिंस इट वाज एनिवर्सरी, तो अलग से तो कुछ प्लान होना ही था। आस पड़ोस के जितने भी लोग थे, बच्चे वगैरह, सब सबने मुझसे मतलब एक बात बोला कि चाचू, आपकी शादी तो हमने देखी नहीं थी, हम तो बच्चे बच्चे थे, अब हम ये चाहते हैं कि आप हमारे सामने शादी करो, हम आप दोनों की शादी कराएंगे। एंड आप आंटी को कैसे क्या करना है, उनको सरप्राइज रखना, और हम सब मिलके काम करेंगे, हमने हमने उनको सरप्राइज देना है। तो सारी तैयारी हुई। एंड इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आज तक मैं उस शादी को तो याद नहीं रख सकता जो रियल में हुई थी, बट इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे लगा कि वाह, शादी ऐसी भी होती है, वाकई दोबारा शादी संगत ने करवाई थी। बहुत अच्छा लगा। आदत के मुताबिक, या गुरु महाराज जी की कृपा कहेंगे, मेरी खैर कौन सी आदत, कभी इच्छा नहीं होती थी कि बिना पाठ किए रात को सोने जाओ, चाहे टाइम कितना भी हो जाए। आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं कर सकते तो 10 मिनट ही कर लो, 10 मिनट बैठने में क्या जाता है, 10 मिनट थोड़ा लेट सो लेंगे, कोई बात नहीं। सो काफी लेट नाइट थी, एंड फिर भी मैं गुरु महाराज जी की कृपा से वहां से उठकर मैं पूजा रूम में गया, पाठ किया। एंड पाठ करने के बाद गुरु जी महाराज से मैंने बस यही अरदास की कि गुरु जी, क्या आप यहाँ पे आए हो? अगर आए हो तो मुझे क्यों दर्शन नहीं दे, मुझे किसी भी तरह से कोई एहसास नहीं करवाया। मालिक प्लीज, एक बार, एक बार दर्शन दे दो, एक बार कुछ एहसास करा दो। उसके बाद मतलब इतना मेरा बोलना था कि जो चारपाई की तरफ मैंने गुरु महाराज जी के जो चरण शरण होते हैं, उस तरफ मैंने मत्था टेका। संगत जी, चारपाई पूरी शेक हो गई। मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल है नहीं, अब ये क्या है। मैंने कहा चलो खैर जो भी है, मालिक ने बता दिया कि मैं यही हूँ। उसके बाद मैं बेडरूम में गया, मैं तो बहुत खुश था, बहुत खुश था। बेडरूम में गया, एंड जब सोए तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि हम ना डायरेक्शन अलग जगह, मतलब दूसरी तरफ करे हुए हैं। क्योंकि जिस तरफ हमारे पैर हैं, अब देखिए मैं कोई वहम पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर जो भाव मेरे मन में आए थे अपने अज्ञानता की वजह से, चाहे जो कुछ भी है, मैं उस चीज को सामने रख रहा हूँ। कि लगा कि जिस तरफ हमारे पैर हैं उधर तो मालिक के दरबार बने हुए हैं। आज जो कमरे में भी हमने मालिक के स्वरूप रखे थे, तो मैं कहा इधर तो हम पैर रख ही नहीं सकते, ये तो गुरु जी की तरफ पैर रखने वाली बात होगी। सो ऐसा करो, हम चेंज कर लेते हैं। सॉरी, इससे पहले एक और बात हुई थी कि जब मैं जैसे ही सोने गया ना, तो बहुत खुश था। उस एहसास को मैं मतलब जी रहा था जो गुरुजी महाराज ने उस वक्त मुझे दिखाया, पूजा रूम में चारपाई का शेक होना। बहुत खुश था। एंड मन ही मन मैंने गुरुजी महाराज से एक बार फिर से अरदास की कि गुरुजी महाराज, एक बार और, एक बार और बता दो मुझे कि आप इस घर में आए हो। एंड संगत जी, कमरा धीरे 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 फ्रेग्रेंस से भरता हुआ चला गया। पूरा कमरा फ्रेग्रेंस से भर गया। बहुत अच्छा लगा। एंड उस वक्त मुझे याद आता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, कहीं गुरुजी नाराज ना हो जाएं। गुरुजी की तरफ हमने पैर किए हुए हैं। मैंने सबको उठाया, रजनी को, दोनों बच्चों को उठाया, मैंने कहा उठो उठो उठो, आज हम पैर उस तरफ नहीं रखेंगे, आज हम चेंज करेंगे, क्योंकि मालिक का दरबार उस तरफ लगा हुआ है। सो जब हमने चेंज किया, उसके बाद मन में फिर से बात आती है कि गुरुजी कहीं आप नाराज तो नहीं हो गए, वो गलती से हमने पैर इस तरफ रख लिए थे, माफ करना, सब कुछ ठीक चल रहा है, एक मेरी बेवकूफी से आप नाराज होकर चले जाओगे। सो मालिक प्लीज, अगर आप ठीक हो, नाराज नहीं हो, तो एक बार और गुरुजी, एक बार और मुझे एहसास करा दो कि आप नाराज नहीं हो। एंड इतना बोलकर मैं सोने लग गया। हल्की सी नींद ही आने लगी थी कि मैंने क्या महसूस किया कि अब जो फ्रेग्रेंस आने शुरू हुए हैं ना, वो तो इस धरती की फ्रेग्रेंस है ही नहीं। वो इतनी स्ट्रांग, इतनी मतलब खुशबू कि जिसे हम पुराने संगत के मुंह से सुनते हैं कि मालिक की वो स्पेशल खुशबू, फ्रेग्रेंस, दैट वाज द वन। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और हम उसी फ्रेग्रेंस में चारों आराम से सो गए। सुबह अलार्म बजता है, जिस टाइम पाठ पे उठने का वक्त होता था, अलार्म बजता था, मैं उठ कर चला जाता था। तो जैसे ही बजा ना, तो मैंने बंद कर दिया।
मुझे लगा कि गुरुजी कल इतनी सेवा हुई है एंड बहुत थकान है, आज मैं 1 घंटे बाद सो उठूंगा। सो मैंने बंद कर दिया एंड इतने में क्या देखता हूँ, मैं बंद करके मैं सो गया। इतने में क्या महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बेड पे से, मेरे बाजू में से रजनी जहाँ पे सोई हुई थी, उठकर वो नीचे जाती हैं और नीचे जाकर मेरे घुटने के पास पकड़कर वो हिलाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पाठ का वक्त हो गया है, चल के पाठ कर लो। लेकिन मैं इनको ये बताने के लिए कि मुझे पता है पर आज मैं 1 घंटा लेट जाऊंगा, ये बताने के लिए जैसे मैंने इनकी तरफ देखकर बातें करने की कोशिश की, इनको कुछ बताने की कोशिश की, इतने में मैंने देखा कि उधर तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा इतनी जल्दी ये कहाँ चले गए। फिर मैंने लेफ्ट देखा तो ये तो यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे सो रहे हैं तो यहाँ से उठकर नीचे गया कौन और मुझे उठाया किसने। मैंने कहा पता नहीं, मैं नींद में तो नहीं था जो ऐसा कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही है, 2-4 मिनट हो गए होंगे और मैं चादर को पूरा सिर के पीछे से ढक के मैं सो गया। नींद नहीं आई थी, मेरे दिमाग में यही सारे चल रही थी कि जो मैंने महसूस किया कि यहाँ से उठकर नीचे गए हैं, मेरे घुटने को पकड़ के हिलाया है, वो सब तो सच है, वो मेरा वहम नहीं है। पर उधर कोई पर्सन नहीं है। मुझे लगा वो रजनी होंगी, रजनी तो यहाँ सो रही है, फिर ये सब क्या था। इतने में मैंने क्या महसूस किया कि फिर से मेरे लेफ्ट हैंड साइड से एक पर्सन उठते हैं उसी अंदाज में जैसे पहले, नीचे जाते हैं, चादर खींचते हैं। तो जैसे वो चादर खींचने लगे ना, मुझे लगा कि अब तो पक्का ये तो रजनी ही थी, यहाँ पे रजनी होंगी, नीचे गई हैं, अब ये बोलेंगे कि आप चल के पाठ कर लो। तो मैंने चादर हटा के इनको बोलने के लिए ही मतलब ये कर रहा था कि हाँ मुझे पता है पर 1 घंटे बाद जाऊंगा। इतने में मैंने देखा कि वहां पे अभी भी कोई नहीं है। मैंने कहा, यार अभी तो रजनी उठकर यहाँ से नीचे गई है, अब तो मैं सो नहीं रहा था। मेरे से कहते ना कि आंखों के सामने तो नहीं, पर मैं सब कुछ जी रहा हूँ इस चीज को अपने होशो हवास में। पर रजनी अभी भी नहीं है। फिर रजनी कहाँ है। फिर मैंने बाजू में देखा तो रजनी अब मुझसे करीब करीब 1 से 1.25 मीटर की दूरी पे थी एंड बच्चों के साथ आराम से सो रही थी। एकदम से झटके से उठा मैंने कहा गुरुजी ये आप उठा रहे हो मुझे पाठ करने के लिए और मैं इस तरह से सो रहा हूँ। मैं फट से गया, हाथ पैर धो के आराम से पूजा रूम में गया, पाठ पे बैठ गया। संगत जी बहुत ध्यान लगा पाठ पे उस दिन। एंड जब पाठ पर से उठकर आया तब 7 बज चुके थे। 7 बजा था तो मैं आते ही मैंने देखा, मैं फिर दोनों बच्चे तो आराम से भी बेड पे सो रहे हैं। रजनी वहां पे है नहीं, रजनी उस टाइम चाय बनाने गई होंगी क्योंकि मैं पार्ट पे जिस टाइम होता हूँ तो चाय बनाने जाती हैं, फिर हम भोग लगा के चाय प्रसाद लेते हैं एक साथ। तो मैंने कहा बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं, 7 बज गए हैं, चलो इनको उठा दो। मैंने कहा बच्चों बेटा उठ जाओ, 7 बज गए हैं और कितना सोओगे, बिल्कुल ऐसे ही बोला मैंने। इतने में सुजल उठता है, मुझे गुड मॉर्निंग बोलता है और वॉशरूम चला जाता है। शिवम उठता है, मेरी तरफ देखता है और देख के डर जाता है। और जो बेड पे पिल्लो रखे हुए थे ना, पिल्लो में पूरा छुपे जा रहा है, अपने मुंह को छुपाया जा रहा, छुपाया जा रहा, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। मैंने कहा इसको क्या हो गया, ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। मैंने चलो छोड़ो बच्चा है, कल बहुत सेवा की है इन बच्चों ने, थोड़ा और सोना चाहते होंगे, सोने दो, मुझे क्या कर। मैं उठ के आ गया, रजनी चाय प्रसाद लेकर आ गई, हमने भोग लगाए मालिक को, चाय प्रसाद दिए एंड सब कुछ मालिक के पास से सब कुछ वैसे चलता रहा पूरे हफ्ते। 30 तारीख को, 30 मई को हमें डुगरी जाना था, 31st गुरु जी महाराज के समाधि दिवस के लिए। बड़े मंदिर से ही बस पकड़नी थी, क्योंकि हम भाटी मांझ में रहते थे तो हमारी बस वहीं से जानी थी। हमें बताया गया था कि आप 12:20 तक यहाँ पे आ जाओ, 12:30, 12:40 या 1 बजे के आसपास तक हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा 12:20 तक ना, 12:05 पे आराम से निकलेंगे, 12:20 में चल पहुंच जाएंगे वहां पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 5-7 मिनट का तो वैसे ही रास्ता है हमारा। तो 11:40, 11:45 तक हम तैयार हो चुके थे। एंड जैसे ही मैं आया तो मैंने कहा जी चलो अभी 15 मिनट का टाइम है, हम ना कुछ सत्संग शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर 5 मिनट भी आपके पास टाइम है ना, तो 5 मिनट में वो सत्संग शेयर करो, कुछ और बातों को करने से अच्छा है। अब 5 मिनट का कौन सा सत्संग है वो हम ढूंढ लेते थे, आपस में शेयर करते रहते थे। तो इससे पहले कि मैं कुछ शेयर करता, रजनी कहते हैं कि आज आप सत्संग शेयर मत करो, आज शिवम को करने दो। अच्छा बेटा आपके पास भी सत्संग है।
अरे हाँ डैडी। मैंने कहा आपने तो मुझे आज तक बताया नहीं। मैंने कहा चलो सुनाओ क्या है। तो वो सीधे 22 मई को जो कुछ भी हुआ, थोड़ा बहुत मालिक की कृपा से, उस चीज को उसने शेयर की। डैडी, जब मैं मत्था टेकने आया ना गुरुजी महाराज को, तो मैंने अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी महाराज, डैडी का मतलब बहुत सत्संग कराने की मतलब आपसे भाव बहुत मतलब ऐसे हैं कि लाइक आप सच में यहाँ पे आए हो या नहीं आए हो, प्लीज बताओ। तो इतनी में एक फ्लावर राइट हैंड साइड को गिरता है। इसको कुछ पता नहीं चलता, ये घबरा जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। फिर ये दोबारा अरदास करता है कि गुरुजी महाराज ये क्या है, अगर आप आए हो तो हमें दिखाओ कि आप यहाँ पे हो, बताओ कि आप यहाँ पे हो। इतने में एक फ्लावर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गिर जाता है। अब इसको तो कुछ समझ नहीं आता कि गुरुजी ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो चला, उसने मत्था टेक कर जाने की कोशिश की थी कि उसने क्या महसूस किया कि उसके सर पे ना बहुत ही नरम कोमल मुलायम से हाथ आकर कोई स्पर्श किया उसके सिर को। अब ये उसने ऊपर देखा कि ये कौन है, कोई दिखे नहीं। पीछे देखा, कोई दिखे नहीं। लेफ्ट राइट कोई दिखे नहीं। वो तो हाथ जोड़ के वहां से निकल गया कि पता नहीं कौन है ये, क्या है। 2-3 बार वो आकर वहां पर मंदिर में दरबार में देखने की कोशिश की, तो जो भी उसको दिखे, जो उसने मुझे बताया कि जो चारपाई थी ना, वो ऐसा मतलब लग रहा था कि इसमें कुछ वजन है, ये दबा हुआ है बीच से। वो नॉर्मल फ्लैट जो होते हैं, हम कुछ नहीं रखते हैं तो फ्लैट ही होता है, जो मंजे हम कहते हैं जो पंजाब में, बिल्कुल वो चीज थी। तो वो ना बीच में मुझे ना गड्ढा गड्ढा सा दिख रहा था, जैसे कि इस पे कोई बैठे हो या लेटे हो, ऐसा महसूस हुआ था उसे। मैंने कहा अच्छा, हम मैं तो भाई पूरी कोशिश की देखने की, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। कह रहे मुझे तो ऐसा महसूस हुआ। मैंने कहा अच्छा। फिर करे उसके बाद पूरे दिन तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा। रात को फ्रेग्रेंस भी आई, बच्चों ने भी कंफर्म किया कि हाँ डैडी हमें भी आई थी वो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब डैडी आप आते हो, तो आपने बोला कि बच्चों उठ जाओ, 7 बज गए और कितना सोओगे। मैंने कहा हाँ। कह रहे सुजल आपको गुड मॉर्निंग विश करके वॉशरूम चला गया। मैंने कहा हाँ। कह रहा मैं जैसे ही उठा और आपको गुड मॉर्निंग बोलने ही वाला था, तो इतने में मैंने क्या देखा कि दरवाजे से गुरुजी महाराज साक्षात चोले में, गोल्ड शेव्ड हेयर के साथ, वो चलते आ रहे हैं। जहां पे आप खड़े थे बेसिकली वो वहां पे आते हैं, आप मुझे नहीं दिखे, वो वहां पे आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वो मुझे देख रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ये गुरुजी कहाँ से आ गए, यहाँ पे गुरुजी तो है ही नहीं। मैं तो डर गया। मैं कह रहा हूँ भागू तो भागू कहाँ से, दरवाजा तो एक ही है और उधर गुरुजी खड़े हैं। मैं तो बस तकिया में अपने आप को छुपाए जा रहा हूँ, जय गुरुजी जय गुरुजी। मैंने कहा बचाएंगे तो गुरुजी ही, और गुरुजी यहाँ पे हैं, और जो कि है ही नहीं। हकीकत में तो वो है ही नहीं इस लाइफ में। तो ये कैसे मुझे दिख रहे हैं। एंड वो बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा मैं परेशान हूँ, क्या बेटे आप बोल क्या रहे हो। कह रहे हाँ डैडी, मुझे आप नहीं दिखे थे, मुझे गुरुजी महाराज दिखे थे साक्षात चोले में, येलो चोले में। एंड हेड पूरा उनका सेव था, बिल्कुल वैसे जैसा हम उनको देखते हैं। एकदम से रूह कांप गई कि बच्चे बोल क्या रहे हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, जो शायद वो मेरे मन की बात हो, चाहे जो कुछ भी हो, जैसा भी हमने पुरानी संगत से सुने हैं कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें पवित्र होना चाहिए मेरा शरीर धारण करने के लिए, मुझे तुम्हारे शरीर में आने के लिए। मेरी जो भावनाएं हैं, मैं उस चीज को कहूंगा कि देखो हम इंसान, कम से कम मैं, पवित्रता नाम की चीज तो हम सोच भी नहीं सकते दूर दूर। लेकिन फिर हम पुरानी संगत से ही सुनते हैं कि गुरुजी महाराज क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें बुलाता हूं, तुम यहाँ पर आते हो, मैं तुम्हारे भांडे साफ करता हूँ। तुम जाते हो वापस गंदा होकर, फिर से मैं तुम्हें बुलाता हूँ और फिर से साफ करता हूँ। मैं साफ करते रहता हूँ, तुम जाके गंदा होते रहो। थोड़ा सा वहां पे मुझे लगा कि जो कुछ भी है मालिक की कृपा से वो ठीक है। वो साफ करते ही रहते हैं और हम अपने आप को गंदा करते ही रहते हैं। हम इस लायक नहीं कभी भी कि अपने आप को इतना निर्मल, इतना पवित्र रख सकें, जो मालिक चाहते हैं। बिना उनकी कृपा के तो कहते हैं ना कि हम अपना एक सोच भी नहीं सकते कुछ भी अपने जीवन में। तो मालिक की मेहर रहे, उनकी कृपा रहे कि वो हमेशा हमें अपने भाने में रखें, अपनी रजा में रखें,
अपने चरण शरण में रखें और अपनी मत दें, ताकि गुरु जी, कहते हैं ना कि हम जन्मों जन्मों से सबको ढूंढते रहते हैं, कौन से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहाँ कहाँ। मुझे लगता है कि कम से कम मैं इस चीज को मानता हूँ कि ये वो जगह है जहां से मुझे कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो मालिक, एक शब्द जो मुझे बहुत पसंद है, जब मैं डुगरी मंदिर गया था, तो जैसे ही मंदिर में एंटर किया और मालिक को मत्था टेकने तक वही शब्द मेरे साथ चला था। और उस चीज को पता नहीं कैसे भी मैं अपने लिए बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। बहुत जन्म बिछड़े थे माता, यही जन्म तुम्हारे लिए। मालिक, आपके चरणों में समर्पित, जो करो, जैसे करो, जैसे रखो, आपकी कृपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, जो भी कहा, जो भी कहलवाया। शुक्राना गुरु जी महाराज, क्या मैसेज है क्या नहीं, बस सिर्फ आप जानते हो। बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें दात बख्शी, अपनी संगत के साथ उस घड़ी को शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त कराया, जो आपकी कृपा। वाकई अगर मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं कि गुरु जी महाराज की संगत तो हम शेयर कर ही नहीं सकते, मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर से वो क्या होता है और कितना होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम जुबान पे कहते हैं ना कि 1% भी नहीं ला पाते, बट कृपा उनकी ऐसी होती है कि उस मालिक, वाकई हम इस लायक नहीं कि आपकी संगत को शेयर करें। भूल चुक माफ करो जी, भूल चुक माफ संगत जी। थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी on this very very special day for me to share his blessings. बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू अंकल, थैंक यू गोपाल अंकल, अगेन एंड अगेन एंड अगेन for making this day a very very special for me. I will never ever forget this. Thank you so much. शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 मालिक। जय गुरु जी। तो थैंक यू सो मच सुबोध। हमने तो थोड़ा सा सरप्राइज रखा था संगत के लिए कि भाई हम आपको बाद में विश करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तो एनीवे, जैसी गुरु जी की इच्छा, गुरु जी ने सारी संगत को आपकी जो विशेष दिन है उसके बारे में जानकारी दे दी। और आई एम श्योर जितनी देर वो आपका सत्संग सुन रहे थे, आपको ब्लेसिंग्स, आपको विशेष दे रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका सत्संग सुन के। जो भी आपके अनुभव हैं, एहसास हैं, वो एक डिफरेंट लीग के हैं, एक डिफरेंट स्टेट पे हैं। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो एनीवे, गुरुजी का अपना एक तरीका है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, सबको अपने साथ जोड़ने का। तो आई एम श्योर आपको उन्होंने ऐसा जोड़ा है और ऐसे ही आपके लिए इतनी सेवा लगाई है कि वही जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो संगत जी, एक बार आइए हम सब मिलकर सुबोध अंकल को आज के उनके इस विशेष दिन पर बधाई देते हैं। आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, सुरेश अंकल की तरफ से, साक्षी की तरफ से। तो सुबोध अंकल हमेशा ऐसे ही सुखी, स्वस्थ और ब्लेस्ड रहें। तो गुरु जी मेहर बनाए रखें अपनी। तो मैं अब सुरेश अंकल को सौंपता हूँ कि वो आज का जो कार्यक्रम आगे समापन करना है वो समापन की ओर अग्रसर हो। ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल आप बोलेंगे, प्लीज आप बोल लीजिए पहले। सुरेश अंकल प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग सुबोध अंकल आपने। मैं संगत जी को ये बताना चाहता हूँ, शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम, जब ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप बना था, गुरु जी महाराज ने जब ये मल्टीलिंगुअल ग्रुप जिस दिन बनवाया था, उसी के 10-15 दिन के बाद ही सुबोध अंकल जी ने इस मल्टीलिंगुअल ग्रुप के लिए बहुत सहयोग किया था, हमें गाइड किया था। हम मल्टीलिंगुअल ग्रुप इनका बहुत आभारी रहेगा। और सुबोध अंकल, आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ ओवर टू यू साक्षी। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू सो मच।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू महाराज। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड। गुरु जी, आपने इस निमानी को भी मौका दिया कि जो सोल हम सब महाराज से कनेक्टेड है, बट सुबोध अंकल, देयर इज रियली समथिंग टू लर्न फ्रॉम यू। सेवा का भाव, समर्पण का भाव, सरेंडर का भाव। I have actually no words to express कि I feel so blessed today कि गुरुजी ने ये मौका दिया, ये सेवा दी, ये जगा के रखा, वरना it actually not possible। आज महाराज की ही डेफिनेटली मर्जी कि मेरी आंखों में नींद नहीं है, वरना it never actually happens कि मैं इतनी देर तक अवेक हूँ। ये थैंक यू है महाराज का कि ये सेवा बख्शने का, क्योंकि देते भी वही हैं, लेते भी वही हैं। और अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड योर फैमिली। वी आर ऑल ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ, क्योंकि जो आप महाराज ने सेवा बख्शी है सुबह की, उसमें हम सब संगत बहुत ब्लेस करती है। वो जो गुरबानी जो आप कनेक्ट कराते हो हम सबको, हमारी सोल को सेटिस्फाई करते हो। कोई टैंकी भरने के बहाने उठता है, कोई बच्चों को भेजने के बहाने उठता है, कोई ऑफिस की जॉब के टाइम पे आपको कनेक्ट करता है, पर गुरु जी वो टाइम ऐसा है ना 6 to 8 का जो आपने ब्लेस किया, वो अराउंड द ग्लोब सूट करता है। यूएस में इवनिंग है, ऑस्ट्रेलिया में नून है, आपके टाइम पे तो अमृत वेला है, और इंडिया में सुबह 6 बजे। सो गुरु जी, व्हाट ऑल आई वी कैन आस्क फॉर, आप ही चूज करते हो, एंड यू हैव चूजन सुबोध अंकल फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम सब इस जर्नी में उनके साथ आगे बढ़ सके, अपने अपने कर्म कटा सके। उसका बहुत शुक्राना अंकल। आई हैव पर्सनली लर्न सो मच फ्रॉम यू। मैं हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड कि गुरु जी ने ये सेवा मुझे बख्शी है, and I'm very glad today. So happy birthday to you once again, and पूरे गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत शुक्राना। और ऑफ कोर्स गुरु जी का सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने आपको माध्यम चुना, एंड देन वी अस ऑल, बिकॉज वी आर जस्ट द पपेट्स, नथिंग एल्स। करने वाले गुरु जी हैं, बट ही चूजेस अस एज अ सोल। सो थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, एंड गुरु जी ब्लेस यू बहुत सारा एंड योर फैमिली एंड ऑल। Thank you so much. Really, I'm overwhelmed. I have no words. Seriously. I'll just say thank you so much, everyone, for wishing me on my this very special day. And you made my day. Guruji Maharaj, you made my day. Thank you so much. संजय जी, अब हम महाराज